हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द लास्ट लेक्चर ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये हमारा 7th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव एंड टाइडल एनर्जी सोर्स को। बेसिकली यहाँ पे डिवीजन है, ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च इस पे हुए नहीं है, बहुत ज्यादा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी नहीं है इंडिया की, तो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम है। बट नेवरदलेस लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोन अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये टाइडल एनर्जी क्या होती है और इसका सोर्स क्या होता है, ये आती कहाँ से है। तो टाइड का नाम आपने सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा, एटलीस्ट कोस्टल रीजन तो आप विजिट किए ही होंगे। तो वहां पे जो लिक्विड लेवल में राइज और फॉल होता है सी के लिक्विड लेवल में, उसे हम कहते हैं टाइड्स। और ये जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है इसको लिक्विड लेवल को अप और डाउन करने के लिए, उसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी, और उसी को हम यूटिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अब ये होता क्यों, लिक्विड लेवल राइज क्यों करता है? तो एज यू नो दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है जो हमारी अर्थ है ये रोटेट कर रही है और इसके साइड में मून रोटेट कर रहा है और हमारी अर्थ सन को रोटेट कर रही है। अब जो दो बॉडी हैं जिनके पास मास है, न्यूटन साहब ने कहा था कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। कौन से फोर्स से? एफ से। एफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स होगा बेसिकली प्रोपोर्शनल इसके, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ये फोर्स है बेसिकली जिसके वजह से दो बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब अट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, या तो ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रही तो ये बॉडी इसके पास आ जाए या ये इसके पास आ जाए। दूसरा चीज क्या होगा, अगर ये आ नहीं सकते हैं तो ये क्या करेंगे, इलोंगेट करना शुरू करेंगे। ये इलोंगेट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इलोंगेशन हो रहा है हमारे बॉडी में। अब चूंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसमें इलोंगेशन बहुत होता नहीं है, तो ये इलोंगेट नहीं करती है तो कौन इलोंगेट करेगा? सॉलिड तो कम इलोंगेट करता है। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड ज्यादा इलोंगेट करता है। मतलब लिक्विड क्या करे, लिक्विड तो इस फोर्स को रिस्टेंड नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा विजिबल होता है, जो हमारे सी वाटर लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो इलोंगेशन होता है उसको रिस्ट्रेन नहीं कर पाता है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस वजह से क्या होता है, हमारा लिक्विड लेवल राइज होता है, और ये दोनों की वजह से होता है, बाई मून एंड बाई सन बोथ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें स्ट्रॉन्गर कौन होता है, मून वाला या फिर सन वाला? तो अगर हम ये देखें कि F इक्वल टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो हम ये डिस्टेंस देखें तो सन का काफी दूर होती है। बट अगर हम सन का मास देखें तो वो भी कई गुना होता है हमारे मून से। अगर आप इसका प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करोगे कि F ऑफ सन, फोर्स बाय द सन, फोर्स बाय द मून, तो आपको अराउंड 17 के आसपास आएगा। मतलब जो सोलर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 17 टाइम होता है हमारे मून के। बट आपको जान के हैरानी होगी कि जो टाइडल एनर्जी है इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मेजर पोर्शन होता है मून के ग्रेविटेशनल से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन का ज्यादा है, आपने पढ़ा भी है। तो कभी आपने देखा होगा कि ये डिस्टेंस कम होने की वजह से जो मून होता है ज्यादा अटैक करता है। बस इसका प्रॉपर रीजन ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस फॉर्मूले में डिस्टेंस को इंक्लूड किया हुआ है, फिर भी हमारा जो सोलर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा आया है। तो होता क्या है, यहाँ पे डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ये दो पोर्शन है जो ना, डिफरेंस का मतलब ये, डिफरेंशियल मतलब वो मैथमेटिक का डिफरेंशियल मत समझना आप। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है दो पोर्शन का वो अलग अलग होता है, इसलिए जो मून का ग्रेविटेशन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपैरिजन टू सन, क्योंकि ये पास में होता है और इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अलग अलग फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल फोर्स क्रिएट होता है वो मून के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस पास होती है। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, दिस इज द मैथमेटिकल प्रूवन थिंग्स, बट उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं। बट आप यहाँ पे देख लो कि जो डोमिनेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टू जनरेट द टाइडल एनर्जी, दैट इज द मून,
नॉट द सन। बाकी इन जनरल आप फाइंड आउट करोगे तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो आप समझ गए कि ये टाइडल एनर्जी होती है। अब इस टाइडल एनर्जी को हम सिंपली यूटिलाइज कर लेते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपको क्या करना होता है, सिंपल, अगर आप टरबाइन को रोटेट कर पाते हो बाय मींस ऑफ एनी एनर्जी तो यू कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइडल एनर्जी से टरबाइन को रोटेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वेव एनर्जी। अब बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी दोनों सेम होती हैं, दोनों का जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो अराउंड कह सकते हो आप सेम होता है, जो पावर प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, बट दोनों एनर्जी के प्रोड्यूस होने का जो रीजन होता है दैट इज द डिफरेंट थिंग। जैसे टाइडल एनर्जी क्यों होती है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो वेव जनरेट होती है हमारे सी में, जो इस टाइप की वेव्स जनरेट होती हैं, ये जनरेट होती हैं ड्यू टू द विंड स्ट्रेंथ। विंड क्या करती है, सी के ऊपर से फ्लो करती है, और ड्यू टू द फ्रिक्शन ये क्या करती है, इसको ड्रैग करने की कोशिश करती है, जो वाटर लेवल होता है उसको ड्रैग करने की कोशिश करती है बट कर नहीं पाती है, और यहाँ पे क्या होता है, वेव जनरेट होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट जो होता है यहाँ पे वो हमारी एयर होती है जो प्रोड्यूस करती है, जो रीजन होता है वेव जनरेशन का, और डेफिनेटली वहां पे और भी रीजन होते हैं बहुत सारे, जैसे अर्थ का रोटेशन भी होता है कुछ हद तक, बट दैट इज द निग्लिजिबल थिंग। मेजर थिंग जो होता है दैट इज ड्यू टू द एयर ब्लो। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, और बहुत ही सिंपल सवाल है, कई बार मैंने इसको पूछा भी है कि एयर ब्लो समुद्र के किनारे क्यों होता है भाई, अर्थ के साइड में भी होना चाहिए। तो देखिए इसका सिंपल रीजन होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े होंगे। ये आपकी अर्थ है, सपोज करिए, जहां पे लैंड है बेसिकली हमारा, और ये हमारा वाटर है। अर्थ की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 0.8 के आसपास, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4 के आसपास। इन जनरल हम देखें तो अगर सिंपल हम कह दें तो इसका 1 कह देते हैं, इसका 4 कह देते हैं। मतलब क्या है, इसको 1 जूल एनर्जी चाहिए टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए, और इसको 4 जूल एनर्जी चाहिए टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए। दैट्स मीन कि अगर हम सिंपली कहें तो अगर यहाँ पे 8 जूल हम टेम्परेचर देते हैं तो इसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो 2 डिग्री चेंज होगा, और इसका कितना चेंज होगा, 8 डिग्री चेंज होगा। जब यहाँ का अर्थ का टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा चेंज होगा, दैट्स मीन कि यहाँ की एयर हॉट होगी, यहाँ की एयर हॉट होगी, डेंसिटी कम होगी, तो वो ऊपर उठेगी। जैसे ही वो ऊपर ब्लो करना चालू करेगी, जो सी है हमारा वहां से एयर ब्लो करना शुरू करेगी इसके स्पेस को कवर करने के लिए, इसलिए यहाँ पे एयर ब्लो कंटिन्यूअसली होता रहता है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कूलिंग रेट और हीटिंग रेट होता है वो भी इसी के वजह से होता है, जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो ये सिंपल एक रीजन होता है जिसके वजह से एयर फ्लो थोड़ा तेज होता है हमारे कोस्टल रीजन पे, या जहां पे भी वाटर बॉडी होती है, तो हमें क्या मिलती है, यहाँ से वेव मिल जाती है, और इस वेव को हम यूटिलाइज कर लेते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, यहाँ से जो वेव आती है उस वेव को हम यूटिलाइज करते हैं टू रन द टरबाइन। तो क्या सिंपली इस वेव को यूटिलाइज करते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। उस स्ट्रक्चर की वजह से वहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और वो प्रेशर डिफरेंस एयर कॉलम को ब्लो करता है, जिसकी वजह से वहां पे एयर टरबाइन रन होती है। तो आगे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस दिया गया है अलग अलग, कि टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे टाइडल एनर्जी होता है दैट इज फॉल एंड राइज एंड फॉल ऑफ द सी, और इसी की वजह से हम यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। यहाँ पे वेव एनर्जी होता है एयर ब्लो के वजह से, ये ग्रेविटेशनल की वजह से होता है, एयर ब्लो के वजह से होता है। ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये हमारी एयर फ्लो की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली जब हमारा सी लेवल बढ़ता है तो हम एक डैम टाइप के स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, और वाटर को अपर लेवल पे स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि हम हाइड्रो एनर्जी में करते थे, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल और कैनेटिक एनर्जी दोनों इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे केवल कैनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होती है, पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होती नहीं, क्योंकि हम वाटर को हाई लेवल पे स्टोर करते नहीं हैं। ये ऑफ शोर ऑन शोर ये बेसिकली दिया गया है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं टू प्रोड्यूस द एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल आपको बताया हुआ है। तो दिस इज द बेसिकली रीजन। ये कंटिन्यूअस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कंटिन्यूअस सोर्स है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये दिन में 2 बार आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये कहें कि कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है, तो हमारी वेव एनर्जी इज द कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी होती है।
दोनों बहुत ज्यादा सराउंडिंग इफेक्ट रखते नहीं हैं, थोड़े से दोनों की वजह से जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, और जिसमें बेसिकली अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें तो जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसकी वजह से जो हमारी सी लाइफ होती है वो इफेक्ट होती है, और मेंटेनेंस कास्ट और इंस्टॉलेशन कास्ट दोनों की ज्यादा होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइडल एनर्जी एंड वेव एनर्जी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में क्या हालत है, क्या चल रहा है। तो इंडिया की हालत एज यूजुअल जैसे कि हम कह रहे थे, जियोथर्मल में, टाइडल में, इन सब में ऐसी है, बट सोलर में बहुत अच्छा काम किया इंडिया ने, बहुत सारी चीजें डेवलप की है, और सोलर इज द ह्यूज पावर ऑफ एनर्जी। सोलर से हम पूरा देश चला सकते हैं, नो डाउट। हाँ, सोलर में बहुत पोटेंशियल है एज कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि इनमें हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, इवन दो बाकी सारी कंट्री में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो सोलर में अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सोलर में हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि सोलर का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो हमारे जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट है उससे धीरे धीरे अब कम हो रहा है, मतलब कम हो जाएगा। अब हम लेवल को अचीव कर लिए उस लेवल को। तो यहाँ पे देख सकते हो एक फ्लोटिंग टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली यूटिलाइज करने के लिए बनाया गया। कई सारे टाइप्स के होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, फिक्स कॉलम होते हैं, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे अभी इसमें रिसर्च चल रहे हैं। तो अब हम टाइडल एनर्जी के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है, कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, चूंकि ये सी लेवल में स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं इसलिए डिफिकल्टीज होती है, कंटिन्यूस वाटर हैमरिंग होती रहती है, इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आता है, इसलिए उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसलिए लोग इस पे ध्यान देते नहीं। तो ये सारा रीजन होता है। बेसिकली ये वर्क कैसे करती हैं, यहाँ पे सपोज करिए टाइड आ गया, वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल को हम क्या करेंगे, ये जो टाइडल बैरेज है इसके थ्रू हम वाटर को स्टोर कर लेंगे। ये बेसिकली ग्रेट होता है जो फ्लो रेट को मेंटेन करता रहता है, यहाँ पे कितना फ्लो रेट है उसको ये मेंटेन करता है बेसिकली। और जब ये फ्लो होगा तो ये टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट करेगी तो इससे जनरेटर कपल्ड होगा, वो भी रोटेट करेगा। जब जनरेटर कपल्ड होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो बेसिक द सिंपल प्रोसेस, बाकी सारे प्रोसेस सेम है, बस जो एनर्जी इनपुट होती है यहाँ पे टाइडल एनर्जी होती है, जैसे कि हमने सोलर एनर्जी पढ़ा, जैसे कि हमने हाइड्रो एनर्जी पढ़ा, जैसे कि हमने कोल एनर्जी पढ़ते आए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे केवल इनपुट एनर्जी चेंज हो जाती है। यहाँ पे उनके कंपोनेंट्स को मेंशन किया गया है। तो बेसिकली बैरेज जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक डैम टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो स्टोरेज के काम आता है। टरबाइन क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है ब्लेड के, और वहां से शाफ्ट रोटेट होती है, शाफ्ट कपल्ड होती है जनरेटर से, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसका वर्किंग भी सिंपल होता है। टाइडल मूव कैसे होता है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। जब टाइड आता है तो वाटर लेवल बढ़ता है, जब वापस आती है तो उसको हम, जब ओवर होता है तो हम उसको रिलीज कर देते हैं, जब ओवर नहीं होता है तो हम वहां से फ्लो रेट को मेंटेन करते हैं थ्रू गेट। बैरेज बेसिकली क्या होता है, डैम टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे टाइडल एनर्जी के थ्रू जो काइनेटिक एनर्जी आती है वाटर फ्लो का, उसी को हम यूटिलाइज करते हैं, बट यहाँ पे जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, न कि काइनेटिक एनर्जी का। क्योंकि जो हमारे पास बैरेज होता है वहां पे हम इसको स्टोर करते हैं जब वाटर लेवल बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो दिन में 2 ही बार आते हैं, तो हमको ध्यान देना होता है कि बाकी टाइम के लिए हम वाटर लेवल स्टोर करके रखें, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो थोड़ी स्टडी स्टेट में मेंटेन रहे, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहे। ऐसा नहीं कि बीच में प्रोडक्शन हो रहा है बाद में खत्म हो गया, वेट कर रहे हैं हम। ओपनिंग बैलेंस स्टोर, ये सारी चीजें हैं कि जब हम मैक्सिमम वाटर स्टोर कर लेते हैं तो वो उसको ओपन कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द सिंपल थिंग यूजिंग टरबाइन। ये सारी चीजें हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, सिंपल प्रिंसिपल है। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एज यूजुअल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सारी हैं, सिमिलर एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। सस्टेनेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। अगर लैंड लॉक कंट्रीज को छोड़ दे तो सभी के पास पोटेंशियल है, अगर आप यूटिलाइज कर सकते हो तो कर लो। नेपाल जैसे कंट्री को छोड़ के जो लैंड लॉक है चारों तरफ से। यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, एयर डेंसिटी होती है, वो मतलब वाटर डेंसिटी होती है, वो काफी ज्यादा होती है। तो जो हमारी दूसरी जैसे विंड मिल है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हम ज्यादा पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका डिसएडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल नहीं है इसको बनाना, इसका मेंटेनेंस काफी ज्यादा आता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टडी स्टेट रेट से नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप 100 किलो वाट का एक बार बना दिए 100 किलो वाट का तो वो कंटिन्यूसली 100 किलो वाट प्रोड्यूस करेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है टाइड पे, और वो टाइमली आता है। नेक्स्ट जो है आपका टाइडल फैंस कुड बी प्रेजेंट सम डिफिकल्टीज इन द फिश, जो भी हमारी सी लाइफ है उनको भी इफेक्ट करते ही करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वेव पावर प्लांट को। क्या होता है वेव पावर प्लांट, ये भी सिंपल होता है। बेसिकली होती है कि जो हमारी वेव्स होती हैं ये जब मूव करती हैं
तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, और इसके वजह से जो ये वेव्स होती हैं इसके वजह से यहाँ पे एयर ब्लो स्टार्ट होता है। एयर ब्लो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हम एक एयर टरबाइन लगा के रखते हैं, बेसिकली विंड मिल टाइप के जैसी एक एयर टरबाइन लगा के रखते हैं। उतनी बड़ी तो होती नहीं जितनी बड़ी विंड मिल होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, ये जनरेटर से कपल्ड होती है और जनरेटर रोटेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये भी एक सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे बेसिकली जो वेव होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, एयर ब्लो बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं, तो डायरेक्टली वेव का यूटिलाइजेशन नहीं। और आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो है हाफ वाटर होता है, हाफ वाटर में होता है, बाकी स्ट्रक्चर बाहर होता है, जो हमारी एयर टरबाइन होती है वो भी बाहर लगी होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे इसका वर्किंग मेंशन्ड है, तो सिंपल वर्किंग है, मैंने बता दिया। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, काफी अमाउंट में अवेलेबल है, आप जितना यूटिलाइज करना चाहो। एरिया एफिशिएंट है, अगर आप सोलर एनर्जी की बात करो तो उसके लिए आपको सोलर पैनल निकालने के लिए काफी एरिया चाहिए जिसका आप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ऑफशोर है तो आप देख रहे हो बहुत सारी सिटीज होती हैं जो हमारे कोस्टल रीजन होते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन भी वहीं पे हो जाएगा, यूटिलाइजेशन भी वहीं पे हो जाएगा, तो आपकी जो ग्रिड लगानी पड़ेगी वो कम होगी और उसके आपका खर्च बचेगा, कॉस्ट बचेगी, मेंटेनेंस बचेगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो जनरेशन कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा होती है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है। ओशियन लाइफ को ये हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं, जो हमारी फिश होती हैं उन सबको, और ओशियन लाइफ जो हमारी होती हैं। लैक इन टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है कि हम इसके कॉस्ट को एफिशिएंट कर पाएं, जैसे कि हमने सोलर की कॉस्ट को एफिशिएंट कर लिया है काफी हद तक। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, वेव एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू, वेव एनर्जी क्यों जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर से, एयर की काइनेटिक एनर्जी से वेव जनरेट होती है। मेजर रीजन ऑफ द टाइडल एनर्जी जनरेशन, टाइडल मेजर रीजन क्या होता है, मून ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन ग्रेविटेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ऐसा क्यों नहीं होता है, बट दोनों की वजह से होता है, बट मेजर पोर्शन जो होता है वो मून का होता है। हाउ इज द हाइट ऑफ वेव डिटरमाइंड, वेव की हाइट आप कैसे डिटरमाइन करोगे, जितना तेज स्पीड रहेगी एयर की उतना ही ज्यादा वेव आएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम, कोई भी एनर्जी हमेशा यूज की जा सकती है। विंड एनर्जी जब हवा रहेगी तभी, सोलर को जब सन रहेंगे तभी, रेंज मौसम पे डिपेंड करती है। टाइडल एनर्जी है जिसको आप हमेशा यूज कर सकते हो, और ये जो है आपकी हीट एनर्जी, इसको भी आप हमेशा यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।